आए और आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। बिहार के कटिहार में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर प्रेस वार्ता के दौरान दिया बयान। यूपी में विपक्ष को होना चाहिए एकजुट। कांग्रेस से गठबंधन पक्ष में मोदी के तर्ज पर योगी भी हैं तानाशाह। यूपी में सत्ता परिवर्तन जरूरी। बिहार में भाजपा और जदयू के रिश्ता में सब कुछ नहीं है ठीक ठाक। कई मुद्दों पर है गतिरोध। संकट में है बिहार सरकार। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार नहीं है गंभीर। राहुल गांधी के आगाह करने के बावजूद फर्स्ट लहर पर भी सरकार नहीं दिखाई दे रही है गंभीरता। बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल, सरकार नहीं है गंभीर। कटिहार महापौर की हत्या पर अब तक कार्रवाई के नाम पर हो रही है खानापूर्ति। और विस्थापित कोशी और सीमांचल की एक बड़ा समस्या है और इस पर चुनाव से पहले तो खूब राजनीति होता, लेकिन अब भी लोगों को जो सही बाजी भक है वो नहीं मिलता। आप भी लंबे दिन तक इस क्षेत्र से राजनीति, क्या हो पाया और क्या होना उम्मीद है आगे क्या? देखिए, जहाँ तक कटाव का मामला है या बाढ़ का मामला है, ये पूरे सीमांचल विभाग की बात है कि हर वर्ष हम लोगों को झेलना पड़ता है और हर वर्ष सरकार की ओर से आश्वासन दिया जाता है, योजना बनती है, पैसा भी खर्च होता है, लेकिन जो राहत लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी योजना में कमी है। किस तरह से भविष्य की योजना बनाई जाए जिससे हम कटाव को पूरी तरह से रोक पाएँ, क्योंकि ये कटाव जो है, ये अगर ये सिलसिला जारी रहेगा तो कई ऐसे प्रखंड जो लिप्त हो जाएंगे, कई गांव लिप्त हो चुके हैं। लेकिन धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो रही है कि अगर जल्दी कोई अच्छा प्रभावशाली ढंग से कोई उपाय नहीं किया गया तो प्रखंड का प्रखंड जो है उससे प्रभावित हो सकता है। क्या होना चाहिए? आप भी लंबे प्रयास किए हैं इस क्षेत्र, अब क्या हो पाया जमीन पर अब तक? नहीं, अब संतोषजनक तो कार्य हुआ नहीं है। जैसा मैंने कहा कि बहुत दिनों से हर बार हम लोग हर बार सरकार की तरफ से यह आश्वासन मिलता है। तो एक जो जिसको हम कह सकते हैं कि योजनाबद्ध ढंग से कार्य होना चाहिए, समय से पूर्व होना चाहिए। हमारे यहाँ फ्लड प्रोटेक्शन का कार्य तब शुरू होता है जब फ्लड आ जाता है, तो सिर्फ वो एक तरह से एक औपचारिकता होती है। हकीकत में वो फ्लड को रोकने का उपाय नहीं है, वो तरीका नहीं है। अगर फ्लड रोकना है तो उसको पहले से, जब समान स्थिति हो, उस समय उसको कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। के द्वारा इधर महानंदा के द्वारा, रीगा के द्वारा, कदवा में और इस तरह से तमाम जगह की शिकायतें मिल रही थी और लोग ख़ास के जिनकी ज़मीन कट रही थी, जिनका गांव कट रहा था, जिनका घर कट रहा था, वो सारे लोग बहुत चिंतित थे, परेशान थे। तो ऐसे मौके पर उनको संतुलना देना भी और सरकार और प्रशासन को इस बात की जानकारी भी देनी थी और ये देखना भी था कि जो फ्लड प्रोटेक्शन का काम होता है या जो कटाव को रोकने के लिए जो कार्य होता है वो कितना प्रभावशाली ढंग से हो रहा है। बहुत तरह की शिकायतें भी मिली, अनियमितता भी दिखाई पड़ी। उन तमाम चीज़ों का हम लोगों ने नोट किया है। जो भी लोगों ने, स्थानीय लोगों ने शिकायत की है, उसको हम लोग जिला प्रशासन और साथ साथ जो विभाग है, विभाग के जो लोग हैं, उन तक उस मुद्दे को हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बाकी कटिहार से अलग हटकर कुछ देश की राजनीति के बारे में आप लोगों को सबको पता है कि गणना होना चाहिए। हम लोगों ने हमेशा, चाहे मंडल आयोग का सवाल हो, उसको लागू करने का सवाल हो, कांग्रेस पार्टी के दौर में, कांग्रेस की जब सरकार थी केंद्र में, तो हम लोगों ने मंडल आयोग को लागू किया था। तो इसमें क्या आपत्ति है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर जातीय आधार पर जनगणना होती है तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा और जो देश की जो सही तस्वीर है वो सामने उभर कर आए। तमाम विपक्ष के लोग एकजुट हुए हैं। हमेशा ये कहा जाता था लोगों के द्वारा कि विपक्ष एकजुट नहीं हो रहा है, उनमें एकता नहीं है। तो इस बात की कोशिश हमारे नेता राहुल जी ने किया और उन्होंने सभी विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया। जहाँ तक मुझे जानकारी है, लगभग 18
14 या 18 क्योंकि हमने 18 ना, मोबाइल में हमने देखा 18 जी 18 दलों ने उसमें भाग लिया, सभी 100 से ऊपर सांसदों ने भाग लिया। और मतलब एक प्रकार से ये काफ़ी समय के बाद जो विपक्ष की एकजुटता दिखाई पड़ी है, और हमें उम्मीद है कि आगे भी भविष्य में हम लोग तमाम विपक्षी दल जो देश के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह का जो माहौल है, आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से अभी जो जासूसी का पेगासस का जो मसला है, पेगासस के मसले को लेकर आज वैसे तो पूरे दुनिया में हलचल है, लेकिन हमारे देश में विशेष रूप से हलचल है, क्योंकि सरकार उसका जवाब देने में असमर्थ है, उसकी जिम्मेदारी लेने में असमर्थ है। विपक्ष की लगातार ये मांग है, आप देख रहे हैं कि पिछले जब से ये मानसून सत्र शुरू हुआ है, तब से लगातार सदन के अंदर, सदन के बाहर विपक्ष इस बात को कह रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और सरकार को ये बताना चाहिए कि इसकी ख़रीदारी कैसे हुई, किसने की, अगर सरकार ने किया तो उसके लिए कहाँ से राशि लाई गई, और जो अभी तक जो सूची सामने आई है, उस सूची को देखने के बाद लगता है कि पूरे देश के अंदर किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति को छोड़ा नहीं गया है इस जांच, क्योंकि आने वाले समय में लोग इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि जो विपक्ष की जो भूमिका है वो हम लोगों ने ठीक ढंग से नहीं निभाई, क्योंकि जिस प्रकार से संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, या उनका प्रभाव कम किया जा रहा है, उसको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका राजनीतिकरण हो रहा है, ये तमाम चीज़ें लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और अब दुनिया के लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भारत के अंदर एक तो जो ह्यूमन राइट्स है वो पूरी तरह से नहीं है, इसको लेकर दुनिया के दूसरे देशों में भी आवाज़ उठ रही है, और धार्मिक उन्माद जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, इस बात का भी जिक्र और चर्चा अब तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है उस पर हो रहा है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही चिंता की भी बात है, और इस सरकार के जो गलत कार्यकलाप हैं उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि तमाम विपक्ष एकजुट हो। एक कमेंट, यूपी के अंदर भी लोगों ने हमको लगता है कि तमाम विपक्ष को एक साथ आना चाहिए, और आएगा, और वहाँ जो योगी सरकार के 5 साल का जो उनका कार्यकलाप रहा है, और जिस प्रकार से वहाँ एक लॉ और ऑर्डर को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर और तमाम चीज़ों को, वहाँ के किसानों की हालत को देखते हुए, वहाँ बेरोज़गारी की जो समस्या है, अभी कोरोना में जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटनाएँ घटी, सारी दुनिया ने उसको देखा है। इन सब चीज़ों को लेकर हमको नहीं लगता है कि योगी जी की वापसी हो। फिर गठबंधन होगा यूपी में, सब विपक्ष की गठबंधन, कोशिश ज़रूर रहेगा। आपको लगता है कि ये समय की आवश्यकता है, और सभी विपक्षी दल को वहाँ सोचना चाहिए कि अगर क्योंकि योगी जी भी उसी तरह से शासन कर रहे हैं जिस तरह से मोदी जी कर रहे हैं, और एक तानाशाह के रूप में काम कर रहे हैं, वो जनतांत्रिक तरीकों के ऊपर उनका विश्वास नहीं। थैंक यू सर। इससे भी आप लोग वाकिफ़ हैं, किसान का आंदोलन, लगातार किसान का आंदोलन चल रहा है, ये 8वां-9वां महीना है, 248 दिन हो गए, लेकिन इस सरकार को, मोदी जी को इसकी कोई चिंता नहीं है। बिहार में 9 महीने एनडीए सरकार के हो चुके हैं, बिहार में 9 महीने एनडीए सरकार के हो चुके हैं, और अब मंत्री खुद मंच पे आके कह रहे हैं कि उनकी सरकार जो सुनी नहीं जा रही है, तो उनकी सरकार आएगी। तो क्या कहना है इसमें? एक मंत्री सम्राट चौधरी ने मंच पर ही आकर के कहा है कि सरकार के लोग और बड़े अधिकारी उनकी सुनते नहीं।
तो ये नहीं, देखिए ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। अभी तो कल जो नीतीश जी का बयान आया उससे भी ये जाहिर हुआ कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में सब ठीक नहीं चल रहा है और बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस है। और जिस तरह से उनके ही मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ सदस्य ने जिस तरह से उनकी निंदा की है, उन पर आरोप लगाया, वो मैं समझता हूँ कि ऐसा पहले कभी नहीं होता था। ये पहली बार इस तरह की घटना हो रही है। और ये भी आप लोगों ने देखा कि जदयू के एक वरिष्ठ नेता ने मुख्यमंत्री के बारे में ये कहा कि वो तो प्राइम मिनिस्ट्रियल मटेरियल है। तो ये इस तरह का जो की बातें आ रही हैं, इससे ये जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में, नीतीश कुमार जी के बीच में सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। क्या लगता है सरकार चल पाएगी 5 साल तक? अब ये तो समय बताएगा सरकार कितना दिन चलेगी, लेकिन अगर इसी तरह की सरकार चलेगी तो प्रशासन की क्या गति रहेगी, ये भी हम लोगों को सोचना होगा कि बिहार पहले ही बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, हर तरह की समस्या से घिरा हुआ है। और वहाँ अगर इस तरह की सरकार में खींचातानी होगा, एक दूसरे का लोग टांग खींचेंगे, तो उससे क्या होगा। डबल इंजन की बात कही गई थी चुनाव के वक्त में कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, लेकिन ये डबल इंजन ऐसा लगता है कि दो अपने विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। अपने राजनीति में जुटे रहे, राजनीतिक कार्यों में लगे रहे, और आज भी वही हो रहा है। झूठा आश्वासन, झूठी बातें कही जा रही हैं, क्योंकि ये सरकार तो आश्वासन की सरकार है और सिर्फ आश्वासन देती है, तो आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इस तीसरी लहर की भी खबर आ रही है। अगर ये तीसरी लहर आई तो पता नहीं फिर क्या कितना नुकसान होगा, कितने लोगों की जानें जाएंगी, कितने लोग परेशान होंगे, ये कहना मुश्किल है। सर, ये तमाम जो मुख्य रूप से ये बातें हमने आपके सामने रखा है। और सर जातीय जनगणना है उस पर लंबे काम के लिए कटिहार जो वर्तमान सांसद भी आवाज़ उठाए। एनएच के क्या हालात हैं और इस क्षेत्र से जुड़ाव के लिए, नॉर्थ ईस्ट से जुड़ाव के लिए कितना जरूरी है एनएच का जो ये विस्तार, जो सांसद जो बात कर रहे हैं वर्तमान सांसद, क्या लगता है एनएच का विस्तार कितना जरूरी है? NH81, हाँ NH81 की अभी हम गुजरे थे कुछ ही 2-3 दिन पहले वहाँ से। स्थिति आज भी दयनीय है और हमको लगता है कि कोई बहुत लोगों का ध्यान 81 के ऊपर नहीं है। हम लोग इस काम की शुरुआत कराए थे 80 के दशक में और अब तक वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। कई बार जो केंद्रीय मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उनका बयान पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, उन्होंने ये दावा किया था कि जितने भी अधूरे कार्य थे और NH31 से लेके या और कहीं का भी पूरे देश के बारे में उन्होंने ये कहा था कि हमने उसको पूरा करा दिया। लेकिन मैं जब सांसद था तो उस समय पार्लियामेंट के अंदर भी और उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर नेशनल हाईवे 81 की जो दुर्गति है और अभी भी जो उसका काम अधूरा है, उससे उनको हम अवगत कराते रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन ही मिला और कुछ नहीं। कोरोना का तीसरी लहर को लेकर, कोरोना का जो थर्ड लहर की चर्चा हो रहा है, उसके लिए क्या? देखिए, सरकार तो दावा कर रही है, हमारे मोदी जी दावा कर रहे हैं कि सारी व्यवस्था है, लेकिन हम लोग कोरोना 1, कोरोना 2 से झेला है ये देश। और जितना उस समय की जो स्थिति थी, एक तरह से कहा जाए कि बिल्कुल दयनीय स्थिति थी और किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी, कोई पहले से उसकी कोई तैयारी नहीं थी। जबकि हमारे नेता राहुल जी ने कई बार उससे आगाह किया था कि अब पहली कोरोना का जो लहर है उसके बाद दूसरी लहर आएगी और उससे ज़्यादा बढ़कर आएगी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री सोए रहे। आज भी जो लोगों को जो वैक्सीन लग रहा है ये पर्याप्त नहीं है, जबकि हम लोगों को सबसे पहले ये काम करना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को कि सब लोगों को वैक्सीन लगाएं, क्योंकि इसको रोकने का एक ही तरीका है इसका सामना करने का कि सब लोग, अधिक से अधिक लोग
वैक्सीन को लग जाए, उनको वैक्सीन प्राप्त हो जाए। एक आखिरी सवाल, पीएम मटेरियल बता रहे नीतीश कुमार जी को, क्या लगता है ये सिर्फ पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए या कुछ खिचड़ी पक रहा है? विपक्ष के नाते आप लोग भी नज़र बनाए हुए हैं, क्या लग रहा है? देखिए, हमने पहले भी कहा कि जनता दल यू में और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ये बात हम लोगों ने विधानसभा में भी देखा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की कि जदयू का और ख़ास तौर पर विशेष रूप से नीतीश जी की का जो कद है उसको कैसे छोटा किया जाए, और उसके लिए वो एलजेपी को, लोजपा को इस्तेमाल किया गया, चिराग पासवान को इस्तेमाल किया गया। आज भले ही उनका काम पूरा होते ही उनको भी दरकिनार कर दिया भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये सब भारतीय जनता पार्टी की हमेशा कोशिश रहती है कि जो अपने सहयोगी दल हैं उनका भी कद छोटा किया जाए, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज हर मसले पर एक कंट्रडिक्शन है दोनों पार्टियों में। एक ही गठबंधन के साथ होते हुए भी आपस में बहुत सारे इश्यूज़ पर, नेशनल इश्यूज़ पर उसमें कंट्रडिक्शन है और उसमें विवाद है। विपक्ष का जो एकजुट होने की चर्चा ये यूपी चुनाव को लेकर कुछ सुगबुगाहट है। यूपी चुनाव अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए कोशी आलोक न्यूज।